राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सारा देश निहार रहा था दिल्ली की ओर, जहां नगर निगम के चुनाव के मतदान हो रहे थे। मतदाताओं ने निराश किया जमकर सभी राजनीतिक दलों को। दिन के 12 बजे तक मात्र 18% मतदान मतदाताओं ने किया। मतदाता घर से निकले ही नहीं। रविवार का दिन था, मतदाता आराम करते रहे, वोट डालने नहीं निकले। सभी राजनीतिक दलों ने और सभी मीडिया टीम के रिपोर्टरों ने अपने अपने चैनलों के माध्यम से जमकर अपील किया मतदाताओं से जो वे घर से बाहर निकलें और निकलकर मतदान करें। सीनियर सिटीजनों के माध्यम से भी यह कोशिश किया गया कि मतदाता घर से बाहर निकलें और मतदान करें, लेकिन शाम 4 बजे तक की भी स्थिति कमोवेश वही रही। 45% तक ही मतदान 4 बजे तक हुआ। 4 बजे के बाद निश्चित रूप से मतदान की गति तेज हुई और अब रात में जब सारे बक्से पहुंच जाएंगे ईवीएम के, तब जाकर चुनाव आयोग द्वारा जब जारी किया जाएगा जो कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, तभी वास्तविक आंकड़ा बाहर निकल कर आएगा। लेकिन एक अनुमान के तहत 50% से अधिक मतदान इस बार नगर निगम के चुनाव में नहीं हुए। अगर 1-8% आगे बढ़ जाए तो यह अंतिम समय में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए माना जा सकता है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपको पहले भी बताया था जो कि दिल्ली के मतदाता इस बार काफ़ी उदासीन है, क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार से मतदाताओं को छला जाता रहा है उससे मतदाता काफ़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल में चले जाने के कारण भी मतदाताओं में काफ़ी उदासीनता देखने को मिल रही है, जो कि वे जिस पर भरोसा करते हैं, जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में विजयी बनाते हैं, वे भी चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी राजनीतिक दल का दामन अपने स्वार्थ के लिए थाम लेते हैं। इससे मतदाताओं में जो अपने नेताओं के प्रति एक विश्वास पहले देखा जाता था, वह अब कमी देखी जा रही है। इसी का नतीजा है जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जो अति महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, लगातार मतदाता उदासीन होते जा रहे हैं। पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो उस समय में भी मतदान की संख्या 60% तक नहीं पहुंच पाई थी, और इस बार तो स्थिति ये है जो बड़े मुश्किल से 50% का आंकड़ा पार कर पाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि मतदाता किस हद तक उदासीन हो चुके हैं। दिल्ली के राजनीतिक दल उसे प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए मतदाता हैं उनके अंदर भी टिकट बंटवारे के समय में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने के कारण और बाहरी उम्मीदवारों को चाहे जिस कारण से दबाव में, प्रभाव में, जिस कारण से भी टिकट दे करके चुनाव मैदान में भेजा जाता है, उससे पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उदासीनता देखी जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं।
Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में। आज मतदान हुआ, अब 7 तारीख को मतगणना है और 7 तारीख को मतदाता द्वारा क्या निर्णय दिया गया है इसका खुलासा हो जाएगा। मात्र 72 घंटे के बाद फैसला हो जाएगा जो दिल्ली के मतदाताओं ने किसे फिर से 5 साल के लिए भागदौड़ सौंपा है। मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं से कम नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के मतदाता भी अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय देखे गए हैं और हो सकता है जो 7 तारीख को ईवीएम खुले तो कांग्रेस के पक्ष में भी अच्छे खासे नतीजे सामने आए जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी एग्रेसिव होकर दोनों दल एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया। आज भी जब आज चुनाव का दिन था तब भी भाजपा के चाहे वह सांसद हो, चाहे वह सांसद मंत्री हो, चाहे भाजपा के अन्य नेता हो, लगातार केजरीवाल सरकार पर प्रहार करते रहे और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते देखे गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी खुले तौर पर मीडिया से मतदान के बाद जो कहा, जो भ्रष्टाचार के पहाड़ को ख़त्म करना है, ऐसे प्रत्याशी को आप विजयी बनाएं जो दिल्ली को साफ सुथरा कर सके, दिल्ली को बेहतर कर सके, दिल्ली के विकास में बाधक न बने। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखा। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो आज का दिन भी काफ़ी संघर्षशील रहा दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच और मतदाता उदासीन रहे। लास्ट तक मतदाता में वह जोश देखने को नहीं मिला जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दरमियान दिल्ली में देखने को मिलता था। अगर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक निगम करने के बाद भी मतदाताओं में वह जोश नहीं देखा गया तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के मतदाता यह समझ गए हैं कि चाहे जो कुछ भी वो करें, राजनेता अपने ही हिसाब से दिल्ली को चलाएंगे और यही स्थिति कमोबेश लगातार 8 वर्षों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आरूढ़ है और केंद्र में भी भाजपा 8 वर्षों से आरूढ़ है और निगम में भाजपा 15 वर्षों से आरूढ़ रहने के बावजूद भी अगर दिल्ली का समुचित विकास आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा नहीं किया जा रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल अगर खेला जा रहा है तो आखिर मतदाताओं में उदासीनता नहीं आएगी तो आखिर क्या आएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में चुनाव के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक सबसे गंभीर समस्या है वह है लगातार एम्स के अंदर रोगियों के परेशान होने का। उनका इलाज 10 दिनों से नहीं हो पा रहा है, उनके
टेस्ट नहीं हो रहे हैं। वे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि चाइना द्वारा उनका सर्वर हैक कर लिया गया है। जो चाइना का जो हैकर है उसने एम्स के 5 सर्वर को हैक कर लिया, जिसमें रोगियों के सभी आंकड़े थे और रोगियों को अब ना तो रिपोर्ट मिल पा रही है, न उन्हें सही ढंग से इलाज हो पा रहा है। उन्हें बाहर से जाकर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, जिससे एम्स के रोगियों में, जहां सारे देश के रोगी इलाज के लिए, एक अच्छे इलाज के लिए आते हैं, वे 10 दिनों से काफ़ी परेशान हैं और दिल्ली के सभी नेता चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए इस ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया और रोगी परेशान हो रहे हैं। इस पर तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए और रोगियों के कल्याणार्थ, रोगियों के हित में कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि संपूर्ण देश से इलाज के लिए दिल्ली आए एम्स पधारे रोगियों को राहत मिल सके। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा पहुंचे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र की भूमि को गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वंशधारा और नागावली जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। इन नदियों ने आंध्र प्रदेश की समृद्ध परंपराओं को भी जीवंतता प्रदान की है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे हमारी नदी माताओं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास प्रगति को विरासत से जोड़ने का एक अच्छा उदाहरण है। तिरुमला तिरुपति से सभी देशवासियों को आशीर्वाद देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पवित्र धरती पर आने को मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। विजयवाड़ा के इस क्षेत्र को देवी कनक दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, वंशधारा और नागावली जैसे नदियों ने आंध्र की धरती को सिंचित किया है और यहाँ की समृद्ध परंपराओं को प्राणशक्ति प्रदान की। हम सभी देशवासियों को अपनी नदी माताओं की स्वच्छता और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महान बौद्धिक दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास प्रगति के विरासत से जुड़े रखने का बहुत अच्छा उदाहरण है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश अनुकरणीय राज्यों में से एक है। आंध्र प्रदेश ने जन्म लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं की उन्नति तथा स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की तथा समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए। जब मुझे झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं पूरी विनम्रता से ये बात हमेशा याद रखती थी कि सरोजिनी नायडू जैसी महान महिलाओं ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार साहसपूर्वक कार्य करना तथा जन सेवा में लगे रहना ही देश की सेवा करने का सही रास्ता है। देवियों और स्वजनों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के इस ऐतिहासिक दौर में सभी देशवासी ये याद करते हैं कि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम ने आंध्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस वर्ष मणियम बिरुड्डू अल्लूरी सीताराम राजू गारुन की 125वीं जयंती भी मनाया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा देश भर में जनजातीय महानायकों की स्मृति में म्यूजियम और मेमोरियल्स का निर्माण करने की ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी देशवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों,
राज्यपाल श्री हरिचंदन जी के कुशल मार्गदर्शन और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में तथा आंध्र प्रदेश के प्रतिभाशाली और निष्ठावान लोगों के सहयोग से इस राज्य की विकास यात्रा आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा आज पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की स्टार्टअप योजना ने देश के युवाओं को कई लाभ पहुंचाए। आज देश में 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा के समय 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज देकर भुखमरी से बचाया, जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, लेकिन उसे भारत ने कर दिखाया। एक और 140 करोड़ लोगों का पेट भरना, दूसरी ओर आपदा से बाहर लाना। मैं हरियाणा में खड़ा हूं तो हरियाणा के किसानों का भी आभार प्रकट करता हूं, देश के किसानों का भी, जिन्होंने पैदावार करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस आपदा के समय भी देश के अनाज के भंडार भी भरे, तो देश की सरकार ने अनाज के भंडार को खोलकर 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देकर उनकी मदद करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज दुनिया के सामने अनाज का एक बहुत बड़ा संकट है, और यही नहीं, दुनिया के छोटे छोटे देश भी अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। बट इट वॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हु हैड अ विजन। जब मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजना लेकर आए तो युवाओं ने करके दिखाया है। एक नहीं, 110 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर गई हैं, यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर। दुनिया में 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज हिंदुस्तान में है, और 110 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे भाई और बहनों, ये युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर 50% मेडल किसी एक राज्य से आते हैं तो उसका नाम क्या है? हरियाणा से क्यों आते हैं? क्योंकि समाज ने पहल की, फिर सरकारों ने मदद की, परिवार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस समाज में कहीं पर यह भी होता था, कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी आते थे, वहां की बेटियां कुश्ती में मेडल जीत कर लाती हैं, शूटिंग में मेडल जीत कर लाती हैं, बाकी खेलों में मेडल जीत कर लाती हैं, तो आज मंच पर अगर डिग्रीज मिलने का काम भी हुआ तो वहां पर बेटियों की बड़ी संख्या में देखने को मिली। ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव देखने को मिलता है मेरे भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में अपना देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। 135 करोड़ की विशाल आबादी का अपना भारत देश पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रति हृदय से बधाई देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री RKS भदौरिया जी को हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण की दिशा से सुयोग्य नागरिकों की एक अच्छी टीम खड़ी की जा सके, इस दिशा से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट थे। यह कालखंड वह था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय बहुत सारे लोगों के मन में था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी
नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता है। वो हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास, किया गया कोई भी कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के ऊपर एक गुरुतर दायित्व बनता है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अगले एक सप्ताह के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं पूरी निष्पक्ष तरीके के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ उसके परिणाम सामने आने चाहिए। प्रतियोगिताएं जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है उसको भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और आज गीता जयंती का भी दिन है, तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्म की प्रेरणा देता है, निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। और कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन के इस भाव को अपने जीवन में सदैव धारण करते हुए हम निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी लेकर आगे बढ़ते जाएं। इस विश्वास के साथ मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों के प्रति नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से प्रदेश में जगह जगह उत्साह बढ़ गया है। भाजपा ने इस यात्रा का मजाक उड़ाया था, बोलते थे कि कांग्रेस बुजुर्गों की पार्टी है। हमारी यात्रा विफल करने की भी कोशिश की गई थी। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भय फैला रहे थे वो खुद यात्रा से भयभीत हैं। राहुल गांधी पार्टी से ऊपर उठकर देश को देख रहे हैं। एक जो बात कई दफे पूछी गई कि राहुल जी आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा, कई दफे कहा कि ये यात्रा मेरा लक्ष्य राजनीतिक नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि हम देश की संस्कृति और देश का संविधान को सुरक्षित रखें। आज अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इस पर जो हमला हो रहा है, ये उनके मन में है कि मुझे भारत की रक्षा करनी है, कि कैसा भारत, कैसा हिंदुस्तान हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। बीजेपी ने जितनी अड़चन पैदा कर सकते थे करी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितनी अड़चन वो पैदा कर सकते थे उन्होंने करी, पर मैं समझता हूं कि जनता जब जुड़ गई, बीजेपी का जितना भी प्रयास रहा फेल रहा। राहुल गांधी जी की छवि, उनकी इमेज पर जो हमला किया सोशल मीडिया पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। असली राहुल गांधी जो जिनसे वो डरते थे इसलिए उन्होंने शुरू किया था, असली राहुल गांधी अब जनता के सामने है। इंदौर में क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील जी के बलिदान दिवस पर आयोजित हितग्राही संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्रांति सूर्य जननायक टंटिया जी को नमन करते हुए कहा कि आपने सदैव गरीबों के कल्याण और जनजाति गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतुलनीय कार्य किए। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक टंटिया जी के पद चिन्हों पर चलकर जनजातीय समुदाय के विकास का जो संकल्प लिया उसे हम साकार करने के लिए समर्पित है। आज टंटिया मामा का बलिदान दिवस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और कई बार मन में तकलीफ होती है, आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं, पुरानी सरकारों ने कभी टंटिया मामा की, कभी भीमा नायक की, कभी रघुनाथ शाह शंकर शाह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे बिरसा भगवान की, कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई तो एक खानदान की लगती रही।
लेकिन आज मुझे संतोष है ये कहते हुए, इंदौर की धरती पर आज टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और चौराहा भी टंट्या मामा चौराहा होगा। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते, लेकिन केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद है, यह आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम गरीब जनता की जिंदगी में बदलाव का कार्यक्रम है। तो आज संकल्प लेंगे कि अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है उसमें हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे और अपनी और अपने बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी के आसपास श्रीनगर पहुंचेगी। कांग्रेस ने कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए भविष्य की कार्रवाई की समीक्षा की और चर्चा की। हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। ये 2 महीने लंबा अभियान होगा। आज 88वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। 6:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, झालावाड़ ज़िले में, और मध्य प्रदेश का दौर जो है पिछले 11 दिन से हम मध्य प्रदेश में हैं वो पूरा होगा। तो अब तक 7 राज्य पूरा हो चुके हैं और कुल मिलाकर करीब 2500 किलोमीटर कवर हो चुका है और 1100 किलोमीटर बाकी हैं। और अब जो योजना तैयार की गई है, आज की जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी 24 तारीख को, दिसंबर 24। आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा ब्लॉक और बूथ के स्तर पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता, हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सब लोग और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। सरदार शहर उपचुनाव की तैयारी पूरी, कल डाले जाएंगे वोट, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। 2024 की तैयारी में खड़गे, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में नेताओं से मांगी रिपोर्ट, नए लोगों को मौका देने की कही बात। विवाह के जरिए धर्मांतरण रोकने वाले नियमों पर पाबंदी हटाएं, गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। G20 सम्मेलन में दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया ट्वीट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर नौसेना दिवस समारोह मनाया गया। सेना प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, ऑपरेशन ट्राइडेंट को किया याद। जम्मू में एलजी सिन्हा का आदेश, कहा अमरनाथ यात्रा कार्यों का आवंटन मार्च तक करें, भक्तों के लिए बढ़ाए जाएंगे इंतजाम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, 430 लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट किया गया, आपको ठहराया जिम्मेदार। एनसीडी चुनाव को लेकर आप विधायिका आतिशी ने मनोज तिवारी के दावों को किया खारिज, कहा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया 60 लाख का सोना, 4 लोग गिरफ्तार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ भयानक सड़क हादसा, एक महिला समेत 4 लोगों की मौत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सर्वे हम